नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है गलतफहमी का शिकार हुआ बेटा। जब अपने पिता की मौत की बरसों पुरानी चिट्ठी छिपी देखी तो पत्नी का किया बुरा हाल। अम्मा, आपके पैरों में तेल लगा दूं? शांताबाई ने तेल की शीशी हाथ में लिए विमला देवी जी से पूछा। हाँ बिटिया, लगा दे, बड़ा उपकार होगा। अरे अम्मा, लाओ पैर दो, इसमें उपकार कैसा? शांताबाई ने विमला देवी जी के पैर अपने हाथों में लेकर उनके घुटने से पैर तक में गर्म तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में विमला देवी को काफी आराम मिलने लगा। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा, जुग जुग जियो शांताबाई, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारे बच्चों को सद्बुद्धि दे। इतनी सारी दुआएं देती हुई विमला जी ने कहा, पहले तो मुझे लगता था कि भगवान नहीं है, लेकिन जब से तुम मेरे पास आई हो तब पता चला कि भगवान तो है। दुनिया यूं ही नहीं मंदिरों को जाती, भगवान है। जब से विवेक विदेश गया है तब से मैं ही जानती हूँ कि हमेशा मेरे मन में बड़ा डर लग रहा था। कोई अब दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, किसके आगे हाथ जोड़ें। लेकिन देखो, भगवान ने तुम्हें विदा करके हमारे दरवाजे पर भेज दिया। शांताबाई की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक पैर में तेल लगाने के बाद विमला देवी सो गईं, तो रजाई उड़ाकर शांताबाई रसोई में चली गई। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। एक तरफ लौकी की सब्जी छौंक दी और आटा मार कर रख दिया। जब तक विमला देवी सो रही थी, शांताबाई ने सोचा कि क्यों ना घर फोन करके घर के हालचाल ले लिए जाएं। इसीलिए शांताबाई फोन लेकर ड्राइंग रूम में आ गईं और वहां बैठकर उसने अपने घर फोन मिलाया और अपने घर बात करने लगी। आखिर वह भी एक माँ थी, उसे अपने घर की चिंता थी। फोन पर अपने घर और बच्चों का हाल चाल पूछने पर जब सब कुछ कुशल देखकर शांताबाई निश्चिंत हो गईं। घर बात करने के बाद जब शांताबाई ने घड़ी की ओर देखा, उसने समय देखा तो शाम के 6:30 हो रहे थे। अरे, शाम हो गई है। शांताबाई ने चौंकते हुए अपने मन में सोचा, इतनी शाम हो गई है तो अब अम्मा को भी उठा ही देती हूँ, चाय पी लेंगी। इतना सोचते हुए शांताबाई जल्दी से रसोई में गईं। उसने जल्दी से एक कप चाय बनाई और चाय बिस्किट लेकर विमला देवी को उठाते हुए कहा, अम्मा, चाय पी लो। अरे, तुमने चाय भी बना लिया? चाय में बिस्किट डुबाकर खाते हुए विमला देवी ने खुशी से कहा, चाय बहुत ही अच्छी बनी है शांताबाई। शांताबाई, बेटे के विदेश जाने के बाद मुझे तो उम्मीद ही न थी कि मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं, पर तूने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। मेरी हर छोटी से बड़ी चीज का ध्यान तू बेटी की तरह रखती है और उसके बदले कभी भी कुछ नहीं मांगा। मेरे अपने बेटे ने तो मुझे बिल्कुल दूर ही कर रखा है। अगर तेरा सहारा ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तेरे बाबूजी के जाने के बाद एक बेटा ही सहारा था, जो विदेश जाकर अपनी माँ को भूल ही गया। रोते हुए विमला देवी ने कहा तो शांताबाई ने विमला देवी को दिलासा देते हुए कहा कि अम्मा, कैसी बात करती हो आप? मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। चलिए अब चुप हो जाइए, रोइए मत, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। शांताबाई बोली, सब बात छोड़ो, आपको चाय अच्छी नहीं लगी क्या अम्मा? शांताबाई ने बात को बदलते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, चाय बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए तुम्हें 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। विमला देवी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद अम्मा। कप और झूठे बर्तन समेटकर शांताबाई किचन में चली गई। विमला देवी जी भी अपनी पुरानी यादों में खो चुकी थीं।
कि कैसे उनकी शादी के बाद जब विवेक का जन्म घर में हुआ तो कितनी मिठाइयाँ बांटी गई थीं। विमला देवी जी और उनके पति कितने खुश थे। विमला देवी जी के पति एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और बहुत दिनों बाद विवेक का उनके यहाँ जन्म हुआ तो उनके परिवार में जैसे खुशियों का ठिकाना न रहा। समय बीतने के साथ विवेक बड़ा होता गया और उसने अच्छे नंबरों से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद विवेक के माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विवेक ने अपनी पूरी पढ़ाई फिर विदेश से ही पूरी की। चूंकि विवेक के दादाजी एक बहुत ही बड़े जमींदार थे तो उसके घर में पैसों की कोई कमी न थी। अब विवेक की पढ़ाई पूरी हुई तो विवेक को एक बड़ी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिल गई। पहले पढ़ाई और फिर काम की व्यस्तता के कारण विवेक घर बहुत कम ही आ पाता था। अब विमला देवी जी भी बहुत उदास सी रहती। एक तो एक ही औलाद थी उनकी और उसके बाद भी वह हमेशा उनसे दूर ही रहा। एक दिन विमला देवी जी बहुत उदास बैठी हुई थीं कि उनके पति ने उनसे कहा कि चलो आज पार्क में घूमने चलते हैं, थोड़ा तुम्हारा भी मन लग जाएगा। विमला देवी जी ने उनकी बात मानी और दोनों पार्क में घूमने को निकल गए। जब वे दोनों पार्क में घूमने जा रहे थे तब वे अचानक पार्क में गिर पड़े। जब तक उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया था। जब इसकी खबर विमला देवी जी ने विवेक को दी तो विवेक सब काम छोड़कर घर आ गया। जब विवेक के पिता ठीक हुए तो विवेक फिर से अपने काम पर चला गया। विमला जी कहती भी रहीं कि विवेक अब तक तो जैसे काटनी थी वैसे कट गई, लेकिन अब हम दोनों ही बूढ़े हो गए हैं और हम दोनों को ही तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है बेटा। हमें भी अपने साथ ले चलो या फिर तुम शादी कर लो। बहू साथ रहेगी तो हम दोनों को कमी नहीं खलेगी, ना ही हम अकेले रहेंगे। विवेक ने कहा, ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। कुछ ही समय बाद विवेक ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली साथ की एक लड़की माया से शादी कर ली। माया देखने में बहुत खूबसूरत थी और अच्छे खानदान की लड़की थी तो विवेक के माता पिता को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। उधर माया भी स्वभाव से अच्छी थी लेकिन उसकी माँ अच्छी औरत नहीं थी। वह हर वक्त अपनी बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाया करती। खैर, विवेक और माया की शादी हो जाने के बाद विवेक ने माया को अपने माता पिता के पास अपने गांव में ही छोड़ दिया, जिससे विमला देवी जी और उनके पति बहुत खुश हुए। माया भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे माया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा और इसके पीछे था माया की माँ का हाथ। वह हमेशा उसे उल्टी सीधी बातें बताती रहती कि विवेक ने तुमसे शादी ही इसलिए की थी कि तुम्हें नौकरानी बनाकर रख सके। अरे, उसे बीवी चाहिए थी या नौकरानी? अपने माँ बाप की नौकरानी बनाकर यहाँ छोड़ दिया है तुम्हें उसने। क्या इसीलिए हमने तुम्हारी शादी विवेक से की थी कि वो तुम्हें इस गंवार से गांव में छोड़ सके और खुद वहां शहर में रहे? माया की माँ की बातों का धीरे धीरे उस पर असर होने लगा। अब वे अपनी माँ की ही बात सुना करती। अब माया की माँ उसे रोज एक नई तरकीब बताती और माया ने अपने सास ससुर को परेशान करना शुरू कर दिया। अपनी माँ की बातों में आकर उसने अपने इतने अच्छे सास ससुर की जिंदगी जहन्नुम बना दी और फिर विवेक को उल्टी सीधी बातें बताकर माया ने विवेक के मन में अपने ही माँ बाप के प्रति इतनी नफरत भर दी कि विवेक ने अपने माँ बाप की एक भी न सुनी।
और माया को साथ लेकर विदेश चला गया। और उसने फिर कभी पलटकर अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखा कि उसके बूढ़े माँ बाप किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हुआ है। बेटे के बिछड़ने के गम में विवेक के पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। अब विमला देवी ने विवेक को चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने अपने पति की मौत का जिक्र किया था, लेकिन वे चिट्ठी विवेक तक कभी पहुंच ही न पाई, क्योंकि विवेक की सास ने वह चिट्ठी खुद ही गायब कर दी थी। उसको किसी बात का कोई फर्क ही न पड़ा। जैसे कभी कभी विवेक को अपने माँ बाप की याद आती भी तो उसकी पत्नी माया और उसकी सास उसके माँ बाप के खिलाफ उसके मन में जहर भर देती। विमला जी पुरानी बातों को सोच ही रही थीं कि शांताबाई ने उन्हें आवाज लगाई तो वह जैसे अतीत के सपनों से बाहर आ गईं। शांताबाई ने जल्दी जल्दी खाना समेट कर रखा, क्योंकि उसे अब घर भी जाना था। उसने अपने हाथ तेजी से चलाने लगी। रोटी, लौकी की सब्जी और दूध वह तैयार करने लगी। यह उसका रोज का काम था। लगभग 78 साल की विमला देवी एक बुजुर्ग और विधवा महिला थीं और शांताबाई के अलावा उनका कोई और सहारा भी नहीं था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि विवेक एक न एक दिन जरूर वापस आएगा, लेकिन पति की मौत की चिट्ठी भेजने के बाद भी जब विवेक का कोई संदेशा न आया तो विमला देवी भी उम्मीद हार ही चुकी थी और अब उन्हें शांताबाई के अलावा और कोई नजर ही न आता था। क्योंकि शांताबाई के घर में भी बीमार ससुर थे, उसकी अपनी 2 बेटियां थीं और पति था। उनको छोड़कर वह रात में तो विमला देवी जी के पास नहीं रुक सकती थी, लेकिन वह सारी तैयारी करके रख जाती थी कि रात में विमला देवी जी को किसी भी चीज के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। और फिर सुबह से लेकर रात तक शांताबाई एक बेटी की तरह विमला देवी जी का ध्यान रखती थी। सोसाइटी के गार्ड को रात की जिम्मेदारी सौंप जाती थी और फिर रात के बाद पूरे दिन की जिम्मेदारी शांताबाई निभाए रहती थी। उसके बदले में विमला देवी उसे हजारों आशीर्वाद दे दिया करती थीं। कुछ दिनों से उनके पैरों में काफी दर्द रहने लगा था और सबसे बड़ी बात थी अकेलेपन के कारण सबसे बड़ी बीमारी होती है जिससे विमला देवी जी जूझ रही थीं। शांताबाई से 2-4 शब्द बांटकर विमला देवी को दिल से बड़ी शांति मिलती थी। उधर विवेक की सास ने उसके पिता की मौत के बारे में माया से भी छुपाया था। विवेक की सास को दरअसल विवेक के पैसों पर पलने की आदत हो गई थी और यही उसका लालची स्वभाव था और इसी के कारण उसने विवेक के माता पिता से उसका रिश्ता तुड़वाया ताकि वे अपने सारे शौक मौज पूरे कर सके। लेकिन ना तो विवेक अपनी सास का असली चेहरा पहचान पाया और ना ही माया को अपनी माँ के घटिया इरादों की भनक लगी। विदेश जाने के बाद उसकी सास अपनी बेटी माया और दामाद विवेक के साथ ही रहने लगी। चूंकि माया उसकी इकलौती औलाद थी तो विवेक ने भी उसको मना नहीं किया और वे सब साथ साथ रहने लगे। एक दिन विवेक अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। विवेक अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में उसे याद आया कि फाइल तो वह घर पर ही भूल आया है। जब विवेक अपने घर वापस पहुंचा तो माया से वह फाइल को पूछने लगा। चूंकि माया किचन के काम में बिजी थी तो उसने विवेक से कहा, विवेक देखो बाहर वाले ड्रॉर में ही होगी फाइल। विवेक ने फाइल ढूंढने के लिए ड्रॉयर को खोला तो फाइल तो उसमें निकली नहीं, लेकिन उसमें से बहुत सारी चिट्ठियां बाहर निकलकर गिर पड़ीं। जब विवेक ने उन चिट्ठियों को खोला तो विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने उन चिट्ठियों में अपना दर्द बयां किया हुआ था।
2-3 चिट्ठी पूरी पढ़ने के बाद विवेक के हाथ उसकी माँ की भेजी हुई आखिरी चिट्ठी पड़ी, जिसमें उसके पिता की मौत का जिक्र उसकी माँ ने किया था। उस चिट्ठी को पढ़कर तो विवेक की जैसे जान ही निकल गई। पिता को खोने का दर्द क्या होता है, यह तो सब जानते ही हैं। विवेक की आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। चिट्ठी का एक एक शब्द जैसे तीर की तरह उसके सीने को छलनी कर रहा था। गुस्से में विवेक जोर से चिल्लाया, माया, माया, इधर आओ। विवेक को इतने गुस्से में देखकर माया ने पूछा कि क्या हुआ विवेक, कौन सी आफत आ गई? कि विवेक ने 2-4 जोरदार तमाचे माया के गाल पर रख दिए। क्या हुआ पूछ रही है तू? तुझे नहीं पता कि क्या हुआ? अरे तू औरत है या नागिन? मैंने तेरी हर छोटी बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया और तूने मेरे उस विश्वास का ये नतीजा दिखाया मुझे। माया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। रोती हुई माया बोली, पर विवेक हुआ क्या है, ये तो बताओ। तब विवेक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी माया के हाथ में थमा दी। जैसे ही माया ने चिट्ठी पढ़ी तो माया को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके ससुर इस दुनिया में रहे ही नहीं हैं। विवेक गुस्से में माया से बोला, चल अपना सामान ले और निकल मेरे घर से। पर विवेक, मैंने ये चिट्ठी तुमसे नहीं छुपाई, मुझे तो खुद इस बारे में कुछ पता नहीं है। विवेक, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे तेरी एक भी बात पर अब यकीन नहीं है, ना मेरे में इतना दिमाग है। बस तू मेरी आंखों के सामने से चली जा। मुझे अब एक पल के लिए भी तो इस घर में बर्दाश्त नहीं है, समझी तू? माया की माँ सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी की साइड कुछ बोलना चाहा, तभी विवेक ने उससे कहा, आपसे बात नहीं की है मैंने, ये मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात है। आप बीच में कुछ ना ही बोलें तो अच्छा होगा। विवेक ने अपना फ़ोन निकाला और गांव के पोस्ट ऑफिस में फ़ोन लगाया और पोस्टमास्टर से बात कर अपनी माँ से बात कराने को कहा। जब विमला देवी खाना खा ली थी, तब विमला देवी ने कहा, शांताबाई, बचा खाना घर ले जाना, फ्रिज में कुछ भी मत रखना। शांताबाई जैसे ही विमला देवी जी को रात्रि की दवाई खिलाने आई, वैसे ही गांव के पोस्टमास्टर अपना मोबाइल लेकर विमला देवी के घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनके फ़ोन पर ही बेटे विवेक का फ़ोन आने लगा। शांताबाई फ़ोन पर बात सुन रही थीं। विवेक से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। वह बस माँ कहते ही फूट फूट कर रोने लगा और उसकी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। बहुत देर बात करने के बाद विवेक ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। जो हुआ उसके लिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप बस तैयार हो जाइए, मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आ रहा हूँ। अब के बाद आपको कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। माँ, मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ। इस बार की दिवाली मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ ही मनाऊंगा। उसकी बात सुनकर जैसे विमला देवी जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विवेक बोल रहा था, माँ, अब पूरे साल की तैयारी कर लो, मैं आपको अब अकेले नहीं रहने दूंगा। बस हो गया। शांताबाई सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने विमला देवी से कहा, अम्मा, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी, जाओ, अच्छे से जाओ। दूसरे दिन शांताबाई जब विमला देवी के घर पहुंची तो आज विमला देवी कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। जाहिर सी बात थी कि उनके बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, तो वह खुशी से फूले न समा पा रही थीं। लेकिन शांताबाई उतनी ही उदास थी। क्या बात है शांताबाई, आज तो बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है, बड़ी उदास लग रही है। विमला देवी ने
उससे उदास देखकर पूछा, नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है, घर में सब खैरियत तो है? विमला देवी ने पूछा। दूसरे दिन विवेक ने माया को अपने घर से भगा दिया और विमला देवी को लेने आ पहुंचा। 6 महीने के लिए यह घर ऐसे ही बंद करके चाबी तुम्हें दे जाएंगे शांताबाई। अगर माँ को वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वापस आकर वह यहीं रहेंगी। विवेक ने कहा तो शांताबाई की उम्मीद की किरणें फिर से खिल गईं। विवेक ने शांताबाई से कहा, शांताबाई, तुमने बड़े अच्छे से हमारी अम्मा का ध्यान रखा है। ऐसा लगता है कि तुमसे हमारा पिछले जन्म का ही रिश्ता है। हाँ साहब, शायद पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो। शांताबाई अपना सिर झुकाए हुए बोली, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं? हाँ साहब, बेटियां तो 2 हैं, पर आपको कैसे पता? शांताबाई, पोस्टमास्टर दादा से मैंने सब कुछ पूछ लिया था। उन्होंने मुझे सब बताया कि कैसे तुमने मेरी माँ की दिन रात सेवा की थी। अभी तो पढ़ रही हैं। मैं यह चाहती थी कि दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं और उसके बाद उन दोनों की शादी ब्याह करूं। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। यह तो बहुत अच्छी बात है शांताबाई, विवेक ने कहा। क्या पढ़ाई कराना चाहती हो शांताबाई उन्हें? वैसे तो मेरी बेटी को फैशन डिजाइनिंग पसंद है और दूसरी को कंप्यूटर पसंद है, पर इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? कोई बात नहीं, बच्चों के सपने नहीं टूटने चाहिए। उसने शांताबाई के हाथ में उसकी तनख्वाह के अलावा 50,000 रुपए और रख दिए और कहा, शांताबाई, अगर तुम न होती तो मैं शायद अपने पिता की तरह अपनी माँ को भी खो चुका होता। मेरे बाद तुमने जितना मेरी माँ का ध्यान रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मत सोचना कि मैं आपकी गरीबी पर दया कर रहा हूँ। यह एक बेटे की तरफ से या एक भाई की तरफ से, आप जो समझ लो इसे रख लो। इस घर की सफाई वैसे ही चलेगी और आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। शांताबाई रुपए देखकर विवेक के पैरों पर गिर गई। अरे, यह क्या कर रही हो? आपकी जगह पैरों पर नहीं है शांताबाई, हमारे दिल में है। शांताबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह विमला देवी से लिपटकर रो पड़ी। अम्मा, आप बहुत याद आओगी। कोई बात नहीं शांताबाई, तुम भी हमें बहुत याद आओगी। जाओ, अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। शांताबाई की दिवाली पहले ही मन गई थी। वह खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर विवेक अपनी माँ को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो विमला देवी जी को घर में अपनी बहू कहीं भी नजर नहीं आई। विवेक ने कहा, माँ, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। विवेक से तो विमला देवी ने कुछ न कहा, मगर मन ही मन वे सोच रही थी कि उनकी बहू है कहाँ। 15 दिन हो चुके थे। विवेक अपनी माँ की हर छोटी बड़ी चीज, हर जरूरत का ध्यान रखता था। उधर माया ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और वह दिन रात बस रोती ही रहती थी। माया की माँ से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन माया की माँ विवेक के पास पहुंची और उसने विवेक को सारी सच्चाई बताई। जो चिट्ठी उसके माँ बाप गांव से भेजते थे, वे चिट्ठी माया ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने छुपाई थी। माया को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए विवेक के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उधर विमला देवी जी ने विवेक की सास की सारी बातें सुन ली थीं और उन्होंने विवेक को समझाया कि बहू को चुपचाप घर ले आए। विवेक ने आनाकानी की। फिर विमला देवी जी के जोर देने पर विवेक अपनी पत्नी माया को अपने घर वापस ले आया और माया ने अपनी सास से माफी मांगी। अब सब लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे। अब के बाद माया अपनी माँ की कोई बात न सुनती।
वे हमेशा अपनी सास विमला देवी जी को ही अपनी माँ की तरह रखती थी। अब दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह बहुत प्यार से रहने लगीं। तो दोस्तों, इस कहानी से खास तौर पर सीख लेने की ज़रूरत उन महिलाओं या उन लड़कियों को है जो शादी के बाद अपने माँ की बातें सुनकर या अपने अन्य परिवारजनों की बातें सुनकर अपनी सास के प्रति अपने मन में जहर भर लेती हैं, जिनकी बातों को सुनकर वह अपने और अपनी सास के संबंधों को बिगाड़ लेती हैं। संयम रखें और अपनी सूझबूझ से काम लें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।